दोस्तों, जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तब हमें विज्ञान में सौरमंडल को परिभाषित करने के लिए बताया गया था कि सौरमंडल एक परिवार है जिसमें एक सूर्य और 8 ग्रह मौजूद हैं। यूं तो बचपन में हमें बताया जाता था कि ये 8 ग्रह और सूर्य बिल्कुल किसी आम घर के सदस्यों की तरह हैं। असल में उस समय हम लोगों का बौद्धिक विकास इस स्तर पर नहीं हुआ था कि हम लोग सौरमंडल की वैज्ञानिक परिभाषा को समझ सकें, और इसीलिए हमें ये बच्चों वाली डेफिनेशंस पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज जब हम लोग सौरमंडल के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं तो अपने बीते हुए वक्त में पड़ी हुई हर एक चीज एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगती। लेकिन आपको कैसा महसूस होगा अगर हम आपको ये बताएं कि ये सौरमंडल वास्तविकता में एक परिवार है जिसमें जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह एक बड़े भाई की तरह हमारी धरती और मंगल ग्रह दोनों को बड़े बड़े खतरों से बचाता है और उन्हें उनके सर्वनाश से सुरक्षा देता है। लेकिन आखिर कैसे ये साधारण सा विशालकाय प्लैनेट हमारी धरती के रक्षण में इतना योगदान देता है, इन सभी दिलचस्प बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आप आज की इस वीडियो में सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ हैरत अंगेज तथ्य जानने वाले हैं और इस बात का भी पता लगाएंगे कि आखिर कैसे बृहस्पति ग्रह हमारी धरती के लिए एक रक्षक है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आज से 450 करोड़ साल पहले जब सौरमंडल की संरचना हो रही थी तब ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों से इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट होकर अलग अलग ग्रहों और सूर्य का रूप ले रहे थे। संरचना के वक्त जब सूर्य एक तारा बना तो बाकी सारी ग्रह भी उसी के साथ अपने आप को ढाल रहे थे। सौरमंडल अपने अंदर 2 तारों को शरण देने वाला था, पर दुर्भाग्य के कारण उस दूसरे तारे को आवश्यक मात्रा में मैटर नहीं मिल सका और उसने भी एक ग्रह का रूप ले लिया और यह ग्रह बना हमारा जुपिटर। जुपिटर ना सिर्फ हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बल्कि इसके अलावा इसे एक फेल्ड स्टार की उपाधि भी दी जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका गैसियस कंपोजिशन किसी साधारण तारे की तरह ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। निर्माण के वक्त जुपिटर एक तारा बनते बनते रह गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मास एक तारे का रूप लेने के लिए अपर्याप्त रह गया था और इसी के कारण इसे हमेशा हमेशा के लिए एक ग्रह बनकर ही संतुष्ट रहना पड़ा। कैलकुलेशन के अनुसार अगर बृहस्पति जैसे 79 ग्रह जुपिटर में जाकर सम्मिलित हो जाएं, तब जाकर जुपिटर किसी तारे का रूप ले पाएगा, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया और आसार बस आसार बनकर ही रह गए। तारों का वजन और उनका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% वजन केवल अकेले सूर्य का है और बाकी 0.14% वजन में सभी ग्रहों एवं उनके चंद्रमाओं का भार सम्मिलित है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक तारा भार और घनत्व में किसी भी मामूली ग्रह से कितना आगे होता है। पर ऐसी कई सारी बातें हैं जो जुपिटर को बाकी सभी ग्रहों से अलग और खास बनाती हैं। जैसे जुपिटर के पास यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो समेत 79 चंद्रमा हैं, जो इसे सैटर्न के बाद सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह बनाते हैं। इसके अलावा जुपिटर अपने एक्सिस पर 45,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है, जो इसे हमारे सौरमंडल का फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट भी बनाता है। इतनी तेज रफ्तार से घूमने के कारण ये अपना एक रोटेशन सिर्फ 10 घंटे के समय में कर लेता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप कभी भी जुपिटर पर लैंड कर सकते हैं तो वो बेहद असंभव बात है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह में कहीं पर भी ठोस जमीन उपलब्ध नहीं है। जुपिटर पूर्णतः सिर्फ गैसेस से बना हुआ है और इसके अलावा उसके वातावरण में इतना ज्यादा प्रेशर है कि अगर आप गलती से भी उसके एटमॉस्फेयर में घुस गए तो अत्यधिक प्रेशर के कारण आप 1 सेकंड के अंदर ही मर सकते हैं। लेकिन जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी तो इसके लगभग 1 बिलियन साल बाद तक धरती पर आए दिन किसी न किसी तरह का उल्कापिंड टकराता रहता था, जिससे पृथ्वी पर काफी तबाही मच जाती थी। मगर सवाल ये आता है कि इस लंबे अंतराल के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उल्कापिंडों की गिरने की घटनाएं इतनी कम हो गईं कि हमारी धरती पर आखिरी उल्कापिंड आज से 6.5 करोड़ साल पहले गिरा था, जबकि उससे भी करोड़ों साल पहले तो ये घटनाएं हर रोज हुआ करती थीं। दोस्तों, मानव सभ्यता के लिए अगर कोई सबसे बड़ा और शक्तिशाली खतरा है तो वो है किसी एस्टेरॉयड यानी कि उल्कापिंड का धरती पर गिरना। मानव सभ्यता अगर इतनी ज्यादा विकासशील बन पाई है तो उसके पीछे उल्कापिंडों के गिरने के आंकड़ों में कमी को ही एक महत्वपूर्ण अंक कहा जाएगा। पर तबाही के आंकड़ों में कमी और इस बेझिझक विकास के पीछे हमारी मानव सभ्यता का हाथ नहीं है, बल्कि हमारे सौरमंडल में उपस्थित सबसे विशालकाय ग्रह जुपिटर के कारण ही हम लोग इतने दिनों से, या यूं कहें कि इतनी सदियों
सदियों से जीवित रह पाए हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा, जब हमारे पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। जब सभी ग्रह हमारे सौरमंडल में नए नए जन्मे थे, तब उनमें से किसी के पास भी उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ करती थी। एक ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड, या कहें कि उसके आसपास की चुंबकीय क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर ग्रह की चुंबकीय तरंगे उस क्षेत्र के अंदर की चीजों को बाहर आने नहीं देती और ना ही बाहर की चीजों को अंदर आने देती हैं। इसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड्स आउटर स्पेस पार्टिकल्स को कभी कभी अपनी ओर अट्रैक्ट भी करती हैं, जिससे हमें कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब भी धरती से किसी भी तरह के स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो सबसे पहली समस्या यही होती है कि उस स्पेसक्राफ्ट को धरती के मैग्नेटोस्फीयर से कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये मैग्नेटोस्फीयर अपने अंदर इतनी ग्रेविटेशनल पुल होल्ड करती है जो आसानी से किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को बाहर निकलने नहीं देती, और परिणाम अनुसार इस मैग्नेटोस्फीयर को भेजने में ही वैज्ञानिकों का काफी सारा ईंधन खर्च हो जाता है। धरती की तरह ही बाकी सभी ग्रहों की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, किसी की कमजोर होती है तो किसी की ताकतवर। लेकिन हमारे सौरमंडल में ग्रहों के मामले में जहां जुपिटर की सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहीं दूसरी ओर मरकरी की सबसे कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होती है। दोस्तों, किसी ग्रह की घूमने की गति उसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता का एक बहुत बड़ा सूचक है। आमतौर पर जो ग्रह जितना तेजी से घूमता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती है, और इसके ठीक विपरीत जो ग्रह जितना धीमी गति से घूमता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा कम होती है। इसी कारणवश मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड सबसे कमजोर है और जुपिटर की सबसे ज्यादा ताकतवर। दोस्तों, और जुपिटर की यही अति शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्पत्ति के लगभग 1 से 1.5 बिलियन साल बाद जब जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से मजबूत और ताकतवर होकर तैयार हो चुकी थी, तो वो इतनी सक्षम हो चुकी थी कि अपने आसपास से गुजरने वाली लगभग हर एक चीज को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। यही जुपिटर ने पहले भी किया और आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। 1 से 1.5 बिलियन साल बाद जब जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई, तो वो अपने आसपास से गुजरने वाले सारे एस्टेरॉइड्स को सीधा जाने नहीं देता था, और अपनी ओर अति शक्तिशाली चुंबकीय क्षमता के कारण जुपिटर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, जिसके कारण उल्कापिंड मंगल ग्रह की ओर जाने की बजाय बृहस्पति की ओर आने लगते थे। अब इसी घटनाक्रम के कारण जितने उल्कापिंड धरती की ओर हमला करने के लिए आगे आया करते थे, उन सभी की दिशा बदल जाती थी और वो सभी बृहस्पति ग्रह की ओर चले जाते थे, जिसके परिणाम अनुसार धरती की दिशा में उतने ज्यादा उल्कापिंड पहुंच ही नहीं पाते थे, और पृथ्वी के वातावरण को वो पर्याप्त समय मिल गया जिसके तहत कि वहां का जीवन और अच्छी तरह से फल फूल सका। जुपिटर के द्वारा किए जा रहे इसी कार्य के कारण मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में उल्का पिंडों की काफी बड़ी बेल्ट बन चुकी है, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर 10,000 से भी ज्यादा एस्टेरॉयड के होने की संभावना जताई जाती है। सोचिए, ये सभी उल्का पिंड धरती की दिशा में ही आने वाले थे, लेकिन ये जुपिटर का एहसान है धरती के ऊपर कि उसने हमारी पृथ्वी को इतने खतरनाक खतरों से बचाया। लेकिन खिंचाव के इस पूरे संजोग का यह मतलब नहीं है कि कोई भी उल्का पिंड कभी भी बृहस्पति ग्रह को पार नहीं कर सकता है, बल्कि कई ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को भेद कर सीधा पृथ्वी की दिशा में ही आते रहते हैं। कुछ छोटे जिनसे हमें इतना खतरा नहीं है, तो कुछ इतने बड़े जो पृथ्वी से टकराते ही तबाही मचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उनमें से लगभग सभी उल्का पिंड धरती से कुछ किलोमीटर दूरी से निकल जाते हैं और हमारी धरती सुरक्षित बच जाती है। लेकिन अफसोस, हम लोग इतिहास में हर बार सुरक्षित नहीं बच पाए हैं। जब भी कोई उल्का पिंड हमारी धरती से टकराया है, तो उसने पूरी की पूरी सभ्यता का विनाश किया है। आज से 65 मिलियन साल पहले जब एक उल्कापिंड हमारी धरती पर टकराया था, तो उसने संपूर्ण डायनासोर की प्रजाति का सर्वनाश कर दिया था। तो सोचिए, अगर वो बीच के सभी 10,000 उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाते, तो शायद आज इस पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाते। पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास हमारे बड़े भाई के जैसे ढाल बनकर जुपिटर उपस्थित है, जो हमें इन सभी विध्वंसक खतरों से बचाता है। वरना अगर ऐसा न होता, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि धरती की कितनी दयनीय स्थिति हो जाती, और शायद मानव सभ्यता के विकास से पहले ही उसका सर्वनाश हो जाता। तो दोस्तों, हमें जुपिटर का तो शुक्रगुजार होना ही चाहिए, और इसी के कारण जुपिटर के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो देर किस बात की, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और कमेंट में थैंक यू जुपिटर लिखकर हम तक अपने संदेश जरूर पहुंचाइए।
और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही ऑसम स्पेस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।